घटना घटने के बाद क्राइम सीन को ही बदल दिया गया। जहां पर घटना घटी है उसके बगल में ही रेनोवेशन का काम प्रिंसिपल ने स्टार्ट कर दिया। The RJ Corp principal then went ahead and ordered a renovation near the crime scene. पोस्टमार्टम बताया गया कि 6 बजे खत्म हो गया था, लेकिन इसकी सूचना दी गई 11:30 बजे रात में कि ये दिस पर्टिकुलर केस इज अ मर्डर केस। उतना विलंब इसमें क्यों किया गया? और इस स्पेसिफिक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने और न्यायालय भी ने पूछा भी है कि आपने क्यों देरी की। Suspicious 3-hour delay by RJ Corp administration. Parents, protesters highlighted criminal delay. Abhaya's lifeless body kept waiting by RJ Corp. मोरालिटी से ज्यादा जो कारण है समाज में अपराध का, वो भोक्तावाद है। इसके पास गाड़ी है, मेरे को भी चाहिए। और आप नहीं कमा पा रहे तो आपने चोरी कर ली। वो भोक्तावाद नहीं आएगा तो वो अपराध आपका नहीं होगा। जैसा इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, रेप केस, और रेप के बाद मर्डर भी हो गया है, और हमें ये भी पता है कि कौन दोषी है, उसके बाद भी हम इतना लंबा ट्रायल चला रहे हैं, तो इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ चेंजेस लाने चाहिए जिससे इमिडिएटली उसको सजा मिल सके? अगर आप ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति या उस अपराधी के सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है और वह आगे भी समाज और देश के लिए खतरा बना रहेगा, तो इट इज बेटर टू एलिमिनेट हिम। नमस्कार और स्वागत आप सभी का द ANDT शो में। आज हम बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने वाले, जो हाल ही में देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोलकाता जूनियर डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस। इस मामले में न केवल न्यायिक व्यवस्था बल्कि समाज की नैतिक मूल्यों पे भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सत्येंद्र त्रिपाठी जी से इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं, जो इस मामले के कानूनी पहलुओं पे गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस केस में कानूनी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और न्यायिक तंत्र में ऐसे मामलों पे क्या बदलाव लाने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस केस के बारे में विस्तार से। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सत्येंद्र त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी कैसे हैं आप? बहुत सुंदर। त्रिपाठी जी, जो अभी कोलकाता जूनियर डॉक्टर रेप केस एंड मर्डर केस आया सामने, तो इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए कि ये केस किस तरीके से चला और इसके बारे में क्या है जुड़ी हुई सच्चाई। देखिए, जो ये घटना हुई है आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपका कोलकाता का, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी रही है क्योंकि ये आम रेप और मर्डर केस नहीं है। एक मेडिकल प्रोफेशन का एक डॉक्टर जो अपना सार्वजनिक कार्य कर रही थी और लोगों की सेवा कर रही थी, उसके साथ एक सार्वजनिक जगह पर हुआ है। इस प्रकार की जो घटना होती है और भी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है। इसके बाद जो घटनाक्रम चला है, ये घटना सबको मालूम है कि 9 अगस्त को हुई थी। और उसके बाद जो घटनाक्रम आया है जिसमें कि हॉस्पिटल का रोल, स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका, उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों की भूमिका, इस सब ने इस घटना को और भी देश और समाज के लिए सोचने पर, विचार करने पर मजबूर कर दिया है। आपको क्या लगता है कि ये जो घटनाएं अक्सर करके होती रहती हैं, अब देखने को मिलता है कि अक्सर करके ऐसे कांड आते रहते हैं जिसमें भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होते हैं, मार्च करते हैं, कैंडल लाइट निकालते हैं, और बहुत गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव दिखाती है, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचती है, बट ये इंसिडेंट रिपीट होते रहते हैं। तो क्या इसके पीछे हमारी कानून व्यवस्था जिम्मेदार है या नैतिक मूल्यों पे बड़ा प्रश्न है? देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में कहा आपसे कि जो इस प्रकार के ये जो बलात्कार और हत्या का कांड है, इसके पहले एक निर्भया कांड हुआ था। जब ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कि पूरा समाज, पूरा देश शामिल हो जाता है, वह तब होता है जब कोई घटना ऐसे विक्टिम, ऐसे पीड़िता के साथ होता है जो कि
पूरी इसमें पूरा एक तरीके से कह सकते हैं आप कि पूरा समाज ही शामिल रहता है। जैसे निर्भया कांड था, वो बस कंडक्टर ने किया था। एक सार्वजनिक जगह है, बस जो है सार्वजनिक जगह है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति आम नागरिक जब जाता है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। करके जाता है उसमें। वहां पर एक घटना हुई, और जिस ढंग से घटना हुई, तब पूरे देश और समाज में आक्रोश आया। उसी प्रकार से जो ये घटना आपकी है, इसमें डॉक्टर की जो आपकी सेवा कर रही थी, मरीजों की सेवा कर रही थी, उसके साथ एक सार्वजनिक जगह पर एक घटना घटी। ऑन ड्यूटी डॉक्टर। हाँ, इसलिए इस प्रकार का आक्रोश पूरे देश और समाज में रहा है। दूसरी बात जो मैंने पहले भी कहा, आपका जो हॉस्पिटल है, उसकी जो भूमिका है, प्रशासन की भूमिका है, प्रिंसिपल की भूमिका है, यह संदेह के घेरे में निश्चित रूप से है। क्योंकि जिस प्रकार से क्राइम सीन, घटना घटने के बाद क्राइम सीन को ही बदल दिया गया। जहां पर घटना घटी है उसके बगल में ही रेनोवेशन का काम प्रिंसिपल ने स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स उसका मकसद ही था कि वहां पर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ क्राइम सीन से की जाए। उसके बाद जब सीबीआई को ये पूरी जांच सौंपी गई, कोलकाता हाईकोर्ट का हस्तक्षेप करने के बाद 14 अगस्त को, तब जाके 15 अगस्त को कुछ असामाजिक तत्वों ने जाकर उस जगह पर आक्रमण किया। उसका मकसद क्या था? ताकि उस पूरे जगह को डिस्टर्ब कर दिया जाए और जांच आपकी सही दिशा में न जा पाए। और जैसा कि हम लोगों ने देखा भी है कि संजय रॉय, उनको अरेस्ट किया गया। अब उन्होंने अपने पॉलीग्राफ टेस्ट में बता भी दिया है कि मतलब एक तरीके से कि हम नहीं है उसमें। फिर प्रिंसिपल का भूमिका, तो कुछ ना कुछ निश्चित रूप से प्रशासन, वहां का शासन, अस्पताल की व्यवस्था, ये सारे सब शक के घेरे में निश्चित रूप से है। और जहां तक कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जब कोई भी अपराध होता है, विशेषकर रेप एंड मर्डर का केस अगर है, तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठता है। यहाँ पे जब पता चलता है सुबह 6 बजे की इस तरीके की वारदात हुई है, उसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है सुबह काफी लेट। तो इतना लेट सूचना मिल रहा है, यहाँ पे आप किसको दोषी ठहराएंगे वहां पे? क्योंकि एक नहीं था, सिर्फ प्रिंसिपल ही जिम्मेदार नहीं। निश्चित रूप से इसमें निश्चित रूप से जो अस्पताल का शासन प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो आपके हॉस्पिटल की है, वो निश्चित रूप से रिस्पॉन्सिबल है। प्रिंसिपल को पहला काम करना चाहिए कि पुलिस को लाके उस पूरी चीज को सील करा दो, अगर वो निष्पक्षपात हो। इसके अलावा जो मैं भी पढ़ रहा था अभी कि ऑटोप्सी, जो आपका पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम बताया गया कि 6 बजे खत्म हो गया था, लेकिन इसकी सूचना दी गई 11:30 बजे रात में कि ये दिस पर्टिकुलर केस इज अ मर्डर केस। उतना विलंब इसमें क्यों किया गया? और इस स्पेसिफिक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने और न्यायालय भी ने पूछा भी है कि आपने क्यों देरी की। तो इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर अस्पताल, अब डायरेक्टली तो कहना भी जल्दी होगा कि इसमें वेस्ट बंगाल प्रशासन शासन तो शामिल नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये पूरे प्रकरण को उस पर कवर अप करना चाह रहे हैं, किसी खास व्यक्ति को बचाने का प्रयास ऐसा लग रहा है कि हो रहा है। जैसे कि इस तरीके के केस अक्सर करके आते रहते हैं, और हमारा हर केस के बाद एक मेन पहलू रहता है कि ऐसा केस दोबारा रिपीट ना हो। उसके लिए इस समय सुप्रीम कोर्ट क्या कदम उठा रही है? देखिए, इस पूरे प्रकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है कि ये घटना तो खैर हो गई, सबको दुख है, पूरे देश को दुख है, समाज को दुख है, लेकिन जो प्रमुख बिंदु है और जो मेन विषय है हमारे सामने, देश के सामने, हमको एक आम नागरिक होने के हमारे सामने, पूरे समाज, देश, शासन, प्रशासन की ऐसी कोई घटना आगे ना हो, और उसी दिशा में हमारे देश को, शासन को, न्यायपालिका को और आम नागरिक को काम करना चाहिए। और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि सो मोटो केस लिया, इस पूरे प्रकरण का जब उसने देखा कि जांच पड़ताल सही दिशा में नहीं जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो केस लिया, जिसमें कि अच्छा, उसमें सो मोटो केस लेने के समय में रेप, मर्डर एंड रिलेटेड इशू करके लिया है, मीन्स संबंधित विषय। तो संबंधित विषय पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है,
जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है या वर्किंग प्लेस है, इससे संबंधित जितने भी विषय हैं सब उसने सो मोटो इसमें ले लिया है, जिसमें कि उसने बाकायदा एक 10 मेंबर टास्क फोर्स का गठन किया है। और जो 10 मेंबर टास्क फोर्स है उसको उसने 2 कार्य दिया है। जो कार्य सौंपा गया है उसमें बेसिकली नेशनल प्रोटोकॉल, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये 2 बातों पर कार्य करने को कहा उस टास्क फोर्स को। इससे पहला ये है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस, मतलब मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, खासकर जेंडर बेस्ड हिंसा ना हो, इसको कैसे प्रोटेक्शन किया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए। दूसरा, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, हम लोग सब लोग जाते हैं, देखते हैं कि रात में अगर आप जाएंगे अस्पतालों में तो डॉक्टर्स बेचारे सोफा पर लेटे हुए हैं, नर्सेस खड़े खड़े आंख उनकी बंद हो रही है। तो 2 टास्क फोर्स दिया उसने कि नेशनल लेवल पर होना चाहिए। एक तो प्रोटेक्शन तो ठीक है, सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जो वर्किंग कंडीशन है मेडिकल स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ की, खासकर लेडीज की जो रात भर काम करती है वहां पर, उनको किस प्रकार का एनवायरनमेंट दिया जाए, उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए, जो कि नेशनल लेवल पर एक सिस्टम बने, व्यवस्था बने और वह पूरे अस्पताल में, देश भर में वो एग्जीक्यूट हो आपका। कोलकाता मर्डर केस के बाद जब लोगों को पता चला कि ये सुसाइड नहीं, पहले तो बताया गया कि ये सुसाइड है उनके पेरेंट्स को, और जब माता जी ने, पेरेंट्स ने जाके डेथ बॉडी देखी और पता चला कि बॉडी पे बहुत सारे जख्म हैं और ये सुसाइड हो ही नहीं सकता, उसके बाद ये खबर बाहर आती है, वहां के स्टाफ को पता चलता है, वो लोग प्रदर्शन देते हैं, ये बात मीडिया तक जाती है। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया जैसे इन खबरों को बहुत हाईलाइट करती है, इससे क्या न्यायिक प्रक्रिया पे कोई फर्क पड़ता है, और या इनको, मीडिया को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए, सरकार को उसके ऊपर थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन? नहीं नहीं, ये बात का बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, लेकिन इस विषय को हम लोगों को 2 भागों में बांटना चाहिए। पहला पार्ट तो ये आपका है कि मैंने पहले बताया कि दिस इज बेसिकली अ सोशल इशू, इसमें कि पूरा समाज शामिल है। ये बेसिकली इट इज ए क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। इस संदर्भ में जब ऐसी कोई घटना घटेगी तो समाज अगर बाहर नहीं आएगा, आम नागरिक अगर बाहर नहीं आएगा, आम नागरिक उस पर विरोध नहीं करेगा, तो ये पब्लिक ओपिनियन डेमोक्रेसी में हर जगह सरकार तक चीजें कैसे पहुंचेगी। सरकार को इसका हिस्सा एक न्यायपालिका भी होती है। हमारे गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो पब्लिक ओपिनियन तो हमेशा सरकार के हर अंग तक जाना ही चाहिए। लोगों में कितना आक्रोश है, ये सारी बातें न्यायपालिका तक, सरकार तक, विधायिका तक जानी चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि जो डेड बॉडी थी, डेड बॉडी के बाद जब जख्म देखे गए तब पाया गया कि दिस वाज नॉट सुसाइड, ये मर्डर है। इसके अलावा जो डॉक्टर थी उसके पिता ने ये स्पेसिफिक आरोप लगाया है कि वेस्ट बंगाल के अधिकारियों ने उसको आकर ब्राइब करने की कोशिश की, घूस देने की कोशिश करी कि आप इस मकसद में शांत हो जाइए, इस प्रकरण में शांत हो जाइए, आपको पैसे दे दिए जाएंगे। दैट मीन्स चीज़ों को कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब भी सरकार या शासन किसी बुराई को दबाना चाहती है या उसको कवर अप करना चाहती है, तो लोकतंत्र में आम जनता और समाज की आवाज ही उसको पीछे हटने पर मजबूर करती है, और उसका रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं। अब कोई भी इस घटना को कवर अप करने का प्रयास नहीं कर पाएगा, न कर रहा है। एक पार्ट है। दूसरा पार्ट जो आपने कहा है कि न्यायपालिका पर फर्क पड़ता है, तो जुडिशियल का डिसीजन होता है, जो न्यायिक निर्णय होता है, उस पर मीडिया ट्रायल का ना असर पड़ता है, ना असर पड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस कांड में किसने हत्या की, किसने मर्डर किया, किसने रेप किया, वो तो न्यायपालिका एविडेंसेस, साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय करेगी। उसमें हमारे आपके कहने पर संजय रॉय या संदीप घोष इनको सजा वो नहीं देगी और ना ही देती है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जैसे टास्क फोर्स बनाने का, उस पर अगर पूरा समाज हमारा शामिल है,
तो सोसाइटी का क्या व्यू पॉइंट है, पब्लिक का क्या पब्लिक ओपिनियन है, ये सारी बातें न्यायपालिका के पास जा रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसा इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, रेप केस, और रेप के बाद मर्डर भी हो गया है, और हमें ये भी पता है कि कौन दोषी है, उसके बाद भी हम इतना लंबा लंबा ट्रायल चला रहे हैं, तो इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ चेंजेस लाने चाहिए जिससे इमिडिएटली उसको सजा मिल सके? देखिए, ये आपका प्रश्न ठीक है, इमोशनली भावनात्मक दृष्टि तो ठीक है, लेकिन इंडिया इज अ कंट्री विच इज गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। हम लोग विधि द्वारा शासित देश हैं, तो हमारे लॉ में जो भी प्रोविजंस है, जो भी प्रावधान है, चाहे कोई व्यक्ति दोषी हो, चाहे कोई निर्दोष हो, उस प्रक्रिया का पालन करके ही आप किसी को कन्विक्ट या एक्विटल, दोष सिद्धि या उसको छोड़ सकते हैं आप। आप जैसे कह रहे हैं कि यार पता है, आप ना कह रहे हैं हमको पता है, हो सकता है आप बायस्ड हो, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो कि इसी व्यक्ति ने किया है, लेकिन जब लॉ उसको फॉलो करता है तो लॉ एक एक साक्ष्य, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि हमको जानकारी है, सजा तो न्यायालय देगा और न्यायालय साक्ष्य के आधार पर सजा देगा। तो जब सारे साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और दोनों पक्षकार को अपनी अपनी बात कहने का वहां पर हक होता है। कई बार ऐसा लगता है कि ये बात सही है, लेकिन जब उससे पूछताछ होती है, इंक्वायरी होती है, पता चला है कि उसकी ये बात गलत थी, उस व्यक्ति ने वो कार्य अपने सेल्फ डिफेंस में किया था, आत्मरक्षा में उसने वो कार्य किया था, वो छूट जाता है। ये तो छोड़ दीजिए, आप कई बार देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, निचली अदालतें किसी व्यक्ति को फांसी दे देती हैं, हाई कोर्ट उसको छोड़ देता है, सुप्रीम कोर्ट उसको फिर फांसी दे देता है। दैट मीन्स आपको लगता है कि वो दोषी है, बट in a country like ours which is governed by rule of law, until it is established by rule of law that particular person is guilty, तब तक हम किसी को दोषी नहीं करार दे सकते हैं। कई मामले में हमें पता भी होता है, जैसे कि हम बात करें कि पहले बहुत सारे ऐसे केस हो चुके हैं, हमें साफ साफ पता है, वीडियो में आया है कि भाई यही गुनाहगार है, ठीक है, उस केस में भी 2-2 महीने तक ट्रायल चलते हैं। तो वहां पे क्या हमें जल्दी सजा नहीं देनी चाहिए, जिससे बाकी लोगों के अंदर भी एक डर बैठे कि जो गुनहगार है वो खुली हवा में सांस नहीं ले सकता, उसको भाई तुरंत ही सजा दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा ना, इमोशनली चीज सही है, बट हमको तो एज पर रूल ऑफ लॉ चलना है। तो लॉ कहता है कि अगर ये अभियुक्त हैं तो इनके खिलाफ साक्ष्य दिए जाएंगे, जिसने देखा वो साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, फिर उस व्यक्ति को उस साक्ष्यों को नकारने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद फिर न्यायालय निर्णय लेगा। तो उस प्रक्रिया में समय लगता ही लगता है। जैसा निर्भया केस हुआ था, उसमें फांसी की सजा सुनाने के बाद कई लोगों का ये ओपिनियन आ गया था कि इनको फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, किसी भी अपराध के लिए दोषी को फांसी दी जाए कि ना दी जाए, यह एक चर्चा का विषय हमारे समाज में और न्यायपालिका में शुरू से ही रहा है। जहां तक मेरा प्रश्न है अपना व्यक्तिगत, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई जघन्य अपराध किया है जिससे कि पूरा समाज, पूरा देश अगर उससे प्रभावित है या उसका इम्पैक्ट समाज पर पड़ रहा है, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है अगर वो कृत्य, तो निश्चित रूप से फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। दूसरा, अगर आप ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति या उस अपराधी के सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है और वह आगे भी समाज और देश के लिए खतरा बना रहेगा, तो इट इज बेटर टू एलिमिनेट हिम, तो वहां पर इसमें कोई बुराई या नहीं है, होना चाहिए। अभी वेस्ट बंगाल में अपराजिता बिल पास किया गया है, जो कि अभी एक्ट बनना बाकी है। तो इस बिल में क्या-क्या चीजें हैं और इससे क्या बेटरमेंट होने वाला है सोसाइटी में? देखिए, जो ये बिल आया है जिसका कि पूरा नाम आपका अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल अमेंडमेंट 2024, मतलब
कि जो विमेन और चाइल्ड के खिलाफ जो अपराध हैं, उस संदर्भ में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपने कुछ और संशोधन करके नियम ला रही है। हमारा जो देश का कानून है, वो जो नया कानून आपका आ गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, और बीएनएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके द्वारा हमारे देश में आपराधिक व्यवस्था जो संचालित की जाती है। यह एक बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक्ट है, लेकिन इन विषयों पर राज्य सरकारों को भी अधिकार प्राप्त है कि वो नियम कानून बना सकते हैं। तो जैसा कि बीएनएस में आपका है सेक्शन 63, सेक्शन 64, सेक्शन 70, इसमें रेप की बातें हैं, और इसमें जो मैक्सिमम सजा है वो 10 साल की और 20 साल की या फिर आजीवन कारावास। तो जो ये नियम लाया गया है, ये संशोधन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से किया है, इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बदली है। जैसे कि अगर कोई रेप का मुद्दा है, रेप एंड मर्डर का इशू है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन नेसेसरीली विदिन 21 डेज हो जाना चाहिए। 21 दिन में पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए और चार्जशीट आपकी फाइल हो जानी चाहिए। विशेष परिस्थिति में 15 दिन का टाइम और दिया जा सकता है। एक तो ये है, जबकि नॉर्मली क्या है 60 डेज का है, तो इन्होंने टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कम कर दिया, अच्छी बात है ये। दूसरा मेरा ये कहना है कि ट्रायल कंक्लूड करके विदिन 10 डेज फांसी दे दी जाए। 10 दिन के अंदर ट्रायल समाप्त करने के बाद फांसी की सजा सुना दी जाए, फांसी की सजा दे दी जाए। लेकिन पहली चीज यह व्यवहारिक नहीं है और कानूनी रूप से भी यह संभव नहीं है। कारण जो हमारा एक्ट है आपका बीएनएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि 1 जुलाई से हमारे देश में लागू हुआ है, उसकी धारा 412 में कंडीशन है, डेथ सेंटेंस में, मृत्यु दंड में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे देता है, तो दैट डिसीजन हैज टू बी कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। जब तक हाई कोर्ट भी अपनी मोहर नहीं लगा देगा, तब तक फांसी सजा एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है। तो ये प्रक्रिया कितना भी फास्ट आप करेंगे उसमें समय लगता है। तो दिस टाइमलाइन जो बताया जिन्होंने दिया है, यह प्रैक्टिकल नहीं है। और जैसा है कि सबका मानना और मेरा ही मानना है, बेसिकली दिस इज अ नी जर्क एक्शन ऑफ द वेस्ट बंगाल। मतलब घटना घटी तुरंत आप सॉल्यूशन सामने डालें ताकि थोड़ा जनता शांत हो जाए। हाँ, तो ये बेसिकली एक पॉलिटिकल एक्ट है, पॉलिटिकल बिल है, जनता को राजनीतिक रूप से बताने का कि हम भी सपोर्ट में है। इस कार्रवाई में चाहते हैं कि ऐसा ऐसा दंडित किया जाए। ठीक है, हर एक पॉलिटिकल कंपल्शन है वो कर रहे हैं वो, लेकिन मेरे ख्याल से ये विषय ऐसा है, सभी लोगों को मिलकर ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, ना ध्यान भटकना चाहिए। जो टास्क फोर्स है सुप्रीम कोर्ट का, जो 2 बिंदु के दे रखे हैं कि पूरे देश में एक ऐसा नेशनल प्रोटोकॉल बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था दी जाए जिसमें कि प्रोटेक्शन ऑफ वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस, और जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग कंडीशंस है पैरामेडिकल स्टाफ की, प्रोफेशनल्स की, मेडिकल लोगों काम करने की, ये दोनों चीज़ें पूरे देश में दुरुस्त हों और ज़मीनी स्तर पर जाएँ। इस पर अगर बिल लेकर आती ममता बनर्जी, तो शायद हम लोगों को और ज़्यादा खुशी होती कि हम इस चीज़ को इस ढंग से लागू करेंगे। इस कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में ममता बनर्जी का क्या उनका स्टैंड है? देखिए, ममता बनर्जी एक राज्य की चीफ मिनिस्टर हैं, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ पर ये घटना घटित है, तो ये अपेक्षा की जाती है किसी भी सरकार से, किसी मुख्यमंत्री से, इस प्रकार के जघन्य अपराध हों, हीनियस क्राइम्स हों, तो नेचुरली द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट चीफ मिनिस्टर शुड ट्राई टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर क्रिमिनल टू बुक्स। हम लोग अपेक्षा यही करते हैं कि वो उसको लाने का प्रयास करेंगी, और अगर ऐसा आरोप लग रहा है कि वो कुछ कवर अप करने का प्रयास कर रही हैं, तो ऐसी अपेक्षा हम लोग नहीं करते हैं। और अभी इस समय हम लोग ऐसा कह नहीं सकते हैं कि ऐसा वो कुछ कर रही हैं या करेंगी ऐसा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर वो निशाना साध रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को संक्षिप्त नहीं करना चाहिए, उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे क्या मुद्दा हो सकता है? देखिए, हमारा जो संविधान है दैट इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, संघात्मक संविधान है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट एकदम फ्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बॉडी है, स्टेट गवर्नमेंट अलग बॉडी है।
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस में इन सब में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लीगल काम को, व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के अनुसार अगर वो काम नहीं कर रही हैं, तो निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ही यही है, उसने इंटरफेयर करना ही करना है। इनफैक्ट आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इंटरफेयर किया है, सो मोटा एक्शन लिया है। तब उसने देखा कि इतना बड़ा कांड जो कि पूरे देश को प्रभावित कर रहा है, जब सही दिशा में काम नहीं हो रहा है, चाहे कोई भी कारण हो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या गवर्नमेंट, तो उसका हस्तक्षेप किया। तो अगर ऐसा लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट सही दिशा में कार्य नहीं कर रही है, तो उसका राइट है। वो कहने का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों का काम यही है कि देश हमारा कानून के अनुसार चले और देश का हर नागरिक सुरक्षित समझे। तो इसमें दोनों को आपस में कोई भी ये नहीं मानना चाहिए कि हमारा वो विरोध कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस किसी कारणवश अगर सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण नहीं कर पा रही है, तो नेचुरली सीबीआई को इंटरफेयर करना सीबीआई को दिया गया, कोई बुराई नहीं है इसमें। सर, लोगों का डिमांड है कि स्टेट गवर्नमेंट को हटा के वेस्ट बंगाल से वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तो इसके पीछे आपका क्या कहना है? देखिए, राष्ट्रपति शासन जिसको कि हम लोग आम भाषा में कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, जो कि जब से हमारा संविधान बना है तब से विषय रहा है ये, जिसका कि जिक्र हमारे आर्टिकल 356 में है। राष्ट्रपति शासन तब लगता है कि व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट बीइंग रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप। जब कोई राज्य सरकार जब कोई संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, या वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है, तब जाके 356 का प्रयोग करके केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाती है। अब जो ये घटना है, इस घटना के संदर्भ में निश्चित रूप से राजनीतिक डिमांड्स हैं, राजनीतिक लोग मांग कर रहे हैं कि हटाकर, अब लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है, इसको लॉ एंड ऑर्डर को फेल मान रहे हैं वहां पर लोग। तो अगर ऐसा लगता है केंद्र सरकार को कि इस घटना के होने के बावजूद भी अगर स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ काम नहीं कर रही है, जो उससे अपेक्षा वो नहीं कर रही है, तब निश्चित रूप से राष्ट्रपति शासन वो लगा सकती है। लेकिन उसके लिए भी कंडीशंस हैं। जब कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो 2 महीने के लिए वहाँ की विधानसभा सस्पेंडेड रहती है, और वो जब संसद से जब वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तभी जाकर राष्ट्रपति शासन पर मोहर लगती है वो। तो बहुत ही राजनीतिक विषय है, लेकिन मेरे ख्याल से जो ये मुद्दा है, इतना गंभीर है कि केवल ये राज्य संबंधित नहीं है, ये पूरे देश और समाज, जैसे आपका शो ही इसी विषय पर है कि कानून व्यवस्था के साथ-साथ हमारे समाज के नैतिक मूल्यों पर भी ये आधारित है। तो अभी इस विषय को हमको अलग करके राष्ट्रपति शासन के बाद सबको फोकस होना चाहिए कि किस प्रकार से जो टास्क फोर्स बनी है, कैसा पूरे देश में एक प्रोटोकॉल बने, जिसमें कि जो मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग काम करने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा, उनके कार्य करने का जो स्थान है, इस सबको अच्छा से अच्छा डिग्निफाइड ढंग से हम लोग बनाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के इस टास्क फोर्स को, उसके उद्देश्य को पूर्ण किया जाए, प्लस जमीनी स्तर पर उतारा जाए। इस पर सबको मिलकर काम हमको करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं 14 अगस्त की। 14 अगस्त को नाइट में प्रोटेस्ट करने के लिए लोग बाहर आए थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी बीच में भारी मात्रा में और लोग आ जाते हैं, और वो भी ये नहीं 5, 10, 15 नहीं, बहुत भारी मात्रा में बाहर से लोग आ जाते हैं जो कि सारा तोड़-फोड़ कर देते हैं। और अगर देखा जाए सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे निकाला गया है कि टीएमसी के कुछ लीडर्स, टीएमसी के लीडर्स नहीं कहेंगे, कार्यकर्ता हम कहते हैं कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता हैं, वो भी उस सीसीटीवी फुटेज में आए हैं। जिसका टीएमसी में ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान आया है, उनकी टीम की तरफ से बयान आया है कि ये उनके पार्ट नहीं है। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, इन्हीं सब घटनाक्रम को देखते हुए ही लोग डिमांड कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकरण में कहीं न कहीं पर टीएमसी, सरकार और सरकार से जुड़े हुए अन्य लोग इस पूरे प्रकरण में कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे सही चीज़ सामने ना आ पाए।
तो इस संदर्भ में हम सरकार को सीधे दोषी मान लें तो ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी हम देखें सऊदी अरब की बात करें और कई ऐसी कंट्रीज की बात करें जहाँ पे रेप केस होता है, मर्डर केस होता है या चोरी होता है, तो इन केस में गला काट दिया जाता है या हाथ काट दिया जाता है चोरी के केस में। वहां देखें तो चोरी के या मर्डर की या इस तरीके की जो गतिविधियां हैं या जो अपराध हैं वो काफी कम है एज कंपेरिजन टू इंडिया। तो क्या इंडिया को भी, भारत को भी ऐसे सख्त कानून लेके आने चाहिए जिससे लोगों के अंदर डर बैठे और वो ऐसे जघन्य अपराध ना करें? नहीं, निश्चित रूप से सख्त कानून होने चाहिए और हमारे देश में सख्त कानून हैं भी। लेकिन जैसे कहा जाता है, लॉ इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कल्चर। विधि भी संस्कृति का ही हिस्सा है और हर देश, हर समाज की अपनी अलग संस्कृति रही है। उस संस्कृति के अनुसार वो लॉ डेवलप होकर आया है। हमारे देश में ही कई जनजातियाँ हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। आप जाएँगे तो उनके यहाँ चोरी के नियम कानून ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के नियम कानून ही नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि असभ्य है वो, जबकि हकीकत ये है कि वहाँ चोरी होती ही नहीं है। जब चोरी होती ही नहीं है तो वहाँ से कानून की क्या ज़रूरत है? तो जो आप बात कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया, अन्य देशों में, तो उनका एक अपना कल्चर है, अपना एक बैकग्राउंड है, अपना एक एक्सपीरियंस है। उसके आधार पर उन चीज़ों को उन्होंने इवॉल्व किया हुआ है। हमारा अपना अलग कल्चर है, हमारी अपनी अलग संस्कृति रही है, हमारी विचारधारा अलग रही है, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग रहा है। दोषी को या फिर निर्दोष को देखने और करने का नज़रिया एकदम डिफरेंट रहा है। हम लोग डेमोक्रेसी हैं, लोकतंत्र है। इसमें लोकतंत्र का मतलब ही यही है, फ्रीडम। अब उस फ्रीडम को के कारण कई गड़बड़ियाँ निश्चित रूप हो जा रही हैं, लेकिन कई उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं, सकारात्मक पहलू भी उसके हैं। तो एक देश की विधि व्यवस्था को दूसरे देश की विधि व्यवस्था से कंपेयर नहीं कर सकते। जिस प्रकार से कल्चर ऑफ वन कंट्री या कल्चर ऑफ वन कम्युनिटी कैन नॉट कंपेयर विद द कल्चर एंड कम्युनिटी ऑफ द अदर कंट्री। एग्जाम्पल आपके सामने शादी ब्याह का है। आप फिरंगियों से पूछिए, अंग्रेज़ों से पूछिए, वो कहें कि हिंदुस्तान में जो है 3-3 दिन शादियाँ चलती हैं, इतना खर्च होता है, लाइट, बिजली, हर चीज़ पर। जबकि हमारे यहाँ 1 मिनट में शादी हो जाती है। वो मज़ाक उड़ाते हैं आपका, बट उसका रिज़ल्ट देखिए आप। हमारे यहाँ शादियाँ लॉन्ग टर्म पे चलती है। और हमारे यहाँ शादियाँ बेसिकली 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं है, 2 परिवार का, 2 समाज का। और कितना लंबा ड्यूरेशन होता है। उनके यहाँ क्या है, आज शादी हुई 10 दिन बाद खत्म। कारण कि कोई भी उसमें पक्षकार नहीं है, कोई और लोग शामिल नहीं है। तो हर एक अपने उनका अपना कल्चर फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लॉ भी जो आपका है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर। तो एक कल्चर को दूसरे कल्चर से कंपेयर करेंगे तो हमेशा उसका गलत रिजल्ट आपका आएगा। अभी हमने बात की कानून व्यवस्था की, हम बात करते हैं मॉरल वैल्यूज की। तो क्या हम गलत मॉरल वैल्यूज दे रहे हैं या राइट मॉरल वैल्यूज हम नहीं दे रहे हैं लोगों को, जिससे कि इस तरीके की अपराध होते जा रहे हैं और डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं? देखिए, मोरालिटी एंड लॉ, लॉ एंड मोरालिटी, ये विषय जब से लॉ समाज में आया है, तब से ये आपके चर्चा और डिस्कशन चल रहा है वो। सबसे पहले मोरालिटी ही देखिए, लॉ क्या है? लॉ इज़ टू बेसिकली गवर्न द सोसाइटी। जो विधि है, वह समाज को संचालित करता है। पहले जो मोरालिटी थी, जो मॉरल्स थे, जो नैतिक मूल्य थे, वही सोसाइटी को गवर्न करते थे। सोसाइटी उन्हीं के अनुसार चलती थी। धीरे-धीरे जैसी जनसंख्या आपकी बढ़ती गई, तमाम चीज़ें होती गई, तो हर चीज़ हमारे यहाँ लिख दिया गया और लिख के उसको कानून बना दिया गया। जो लॉ की हम बात करते हैं, लॉ इज़ बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ मोरालिटी, लेकिन लिख दिया गया है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि नैतिक मूल्यों की कमी की वजह से समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अपराध बढ़ने के और कई कारण, जैसे कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद। मोरालिटी से ज़्यादा जो कारण है समाज में अपराध का, वो उपभोक्तावाद है। इसके पास गाड़ी है, मेरे को भी चाहिए। वो आप नहीं कमा पा रहे हैं तो आपने चोरी कर ली। वो उपभोक्तावाद नहीं आएगा तो वो अपराध आपका नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि उपभोक्तावाद है, मोरालिटी का रिजल्ट है। तो नेचुरली मोरालिटी और लॉ आपस में मिक्स्ड है, लेकिन नैतिकता का अभाव समाज में होता जा रहा है।
ये कारण है अपराध होने का, लेकिन केवल एक यही कारण अपराध बढ़ने का नहीं है। सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक जिला है देवरिया, वहां पे दुष्कर्म किया गया एक 7 साल की बच्ची के साथ में, और जो अपराधी जिसको माना जा रहा था उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। तो ये एनकाउंटर कहां तक सही है? देखिए, जहां तक रेप का आरोप है या जो रेप की घटना है, निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा हुआ है तो जो भी दोषी है उसके साथ जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है होनी चाहिए। लेकिन जो इमीडिएट एनकाउंटर का जो विषय है, यह निश्चित रूप से खेद का विषय है। ऐसे कृत्य नहीं होने चाहिए। और एनकाउंटर आप किसी व्यक्ति का कर दे रहे हैं तो उसका तो जीवन ही चला गया। उसका असर उसके माँ-बाप, उसके भाई-बहन, उसके परिवार पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में सरकार या पुलिस नहीं सोचती है। उस व्यक्ति ने वो कृत्य किया भी है कि नहीं किया है, इसको भी आपने नहीं जाँचा। उसके बारे में बोलने का मौका भी उस व्यक्ति को नहीं मिला। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, इसीलिए आपका इतने बड़े-बड़े कानून बनाए गए हैं, न्यायपालिका बनाई गई है। उन सब का कार्य ये है, अगर उसने किया है तो उसको अरेस्ट करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, चार्जशीट दाखिल करिए, सारे साक्ष्य एकत्र करिए और न्यायपालिका के पास दीजिए। अगर आप एनकाउंटर कर सकते हैं और अगर दोषी होगा तो न्यायपालिका भी एज़ पर लॉ उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देगी। तो एनकाउंटर करने वाले जो विषय हैं, ये तो किसी भी एक सभ्य समाज एंड अ कंट्री एंड अ सोसाइटी गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ, इसमें ये किसी रूप में इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि यूपी में मीडिया ट्रायल के बेसिस पे लोगों के घर का एनकाउंटर कर दिया जा रहा है, लोगों के घर गिरा दिए जा रहे हैं। तो ये कहां तक सही है? निश्चित रूप से जो आप बात कर रहे हैं ये फैक्चुअली तो सही है। और कुछ प्रकरणों में जो ये बुलडोज़र का प्रयोग करके घर गिराए गए हैं, वो सराहनीय भी हैं और सही भी हैं। खासकर जैसे इलाहाबाद में और अन्य कुछ शहरों में ऐसे प्रकरण हुए। लेकिन हर विषय पर हम वो देख रहे हैं कि हर कोई आरोपी आरोप लगता है, समाज का दबाव बनता है, मीडिया का दबाव बनता है, तो तुरंत उस पर बुलडोज़र एक्शन हो जाता है। तो इस पर थोड़ी-सी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का घर गिराया जा रहा है, उसने कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से वो घर बनाया होगा और उस घर को गिराने के कारण वह सज़ा केवल उसी व्यक्ति को नहीं मिलती है, उसके परिवार को, पूरे परिवार को मिलती है, माता-पिता को मिलती है, भाई-बहन को मिलती है। तो अगर ऐसा कोई कार्य करना भी है तो हमारे देश में, फिर बार-बार मैं कह रहा हूँ आपसे, वी आर कंट्री गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। हर चीज़ के हमारे यहाँ नियम कानून बने हुए हैं। अगर कोई आरोपी ऐसा पाया भी जाता है तो जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको नोटिस दीजिए, नहीं आता है चस्पा करिए, बताइए, उसके बाद जो एक्शन करना हो करिए। लेकिन बिना सुनवाई का अवसर दिए हुए सीधे बुलडोज़र एक्शन हर प्रकरण में सही प्रतीत नहीं होता है। कोलकाता जूनियर डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में अभी हमने देखा कि जो अपराधी है वो पकड़ा गया है। हम नहीं कहेंगे वो अपराधी है, बिकॉज उसका अभी ट्रायल चालू है। और इस तरीके से कई सारे इंसिडेंट आते रहे, हमने उनको सजा भी दिया, बट ये जो जुर्म है ये लगातार कंटिन्यूस चल रहा है। अभी इसमें हमें अपनी जो मॉरल वैल्यूज हैं उसको सुधारने की जरूरत है सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर वो सुधरेगा तब जाके ऐसे अपराध रुकेंगे। क्योंकि कानून तो भाई अपराध होने के कहीं ना कहीं बाद में आता है, तब जाके उनको सजा दी जाती है। तो आपका एक मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए, चाहे वो बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं या कानून व्यवस्था के लोग हैं, कि क्या मॉरल वैल्यूज हमें डालनी चाहिए, आज की जनरेशन के माइंड में माइंडसेट किस तरीके से रखना चाहिए जिससे इस तरीके के अपराध खत्म हो सके या कम हो सके? देखिए, ये जो घटना हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं निश्चित दुखद तो है। इससे
सोसाइटी में मॉरल वैल्यूज़, इनके बारे में चर्चा करना आवश्यक है और यह समाज में अच्छे ढंग से आगे बढ़े, उसकी भी आवश्यकता है। लेकिन किसी भी व्यवस्था को लागू करने में 2 पहलू हैं। एक तो आपका मॉरल वैल्यूज़ का, दूसरा नियम और कानून का। तो मॉरल वैल्यूज़ के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे परिवार में फैमिली से ही मॉरल वैल्यूज़ आपकी आगे निकलती हैं। तो परिवार में माता-पिता इस बात को समझें और ये बताएँ कि जो मेडिकल प्रोफ़ेशन में लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ़ है, ये हमारी और आपकी सेवा करते हैं, दूसरों की जीवन की रक्षा करते हैं। तो हमें उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, जो उनको नुकसान पहुँचाए। जब कोई भी घटना घटती है किसी अस्पताल में, तो आम पब्लिक जो है भावुक होकर तोड़-फोड़ करने लगती है, डॉक्टरों को टारगेट करने लगती है। तो इस बात से बचें और ये जो वैल्यू है, ये जो बात है, ये हमको अपने परिवार के स्तर से ही इसको आगे ले आना होगा। दूसरा, मॉरल एजुकेशन, जो एक पीरियड चलता भी है कक्षाओं में, लेकिन स्कूलों में स्पेसिफ़िकली जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उसके संदर्भ में इस कांड के बाद एक चैप्टर ज़रूर जोड़ें, जिसमें बच्चों को शुरू से बताया जाए कि डॉक्टर्स जो हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं, वो हमारे आपकी रक्षा करने के लिए हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम भी उनकी रक्षा करें। और जो दूसरा पहलू है, वो है नियम और कानून का। तो जैसा कि टास्क फ़ोर्स बना है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, तो उस टास्क फ़ोर्स को बनाने में सब लोग अपना पब्लिक ओपिनियन दें और सब लोग मिलकर सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, उस टास्क फ़ोर्स का जो भी परिणाम है उसको नीचे क्रियान्वित करें और हम आम पब्लिक, आम नागरिक उस टास्क फ़ोर्स का जो भी पैरामीटर बना है, उसको लागू कराने में अपनी सहायता करें और सहयोग करें। तो सत्येंद्र त्रिपाठी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे धन्यवाद, शो में आने धन्यवाद। के लिए और ऑडियंस को इतना इनसाइटफुल, इतना हेल्पफुल कंटेंट देने के लिए। आई होप कि इस तरीके के जो केसेस आ रहे हैं, इसमें कुछ रुकावट आए सरकार की इस इनिशिएटिव के बाद और हम एक बेहतर खुले समाज में जी सकें। लड़कियां घर से बाहर निकलने में डरे नहीं, झिझकें नहीं और एक बेहतर समाज बना सकें। बहुत-बहुत आभार सिद्धार्थ जी, आपको और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद।